नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में पुनर्गठन का काल, जो क्लास 7 का जो इतिहास का विषय है उसका अध्याय नंबर 6 है और उसमें हम लोग पुनर्गठन का काल पढ़ रहे थे। और इसी क्रम में पिछले क्लास में हम लोगों ने शुंग वंश को पढ़ लिया था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो वंश हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि शुंग वंश, चेदी वंश, सातवाहन, चोल, चेर, पांड्य वंश। और उपमहाद्वीप के जो बाहर के वंश हैं वो हैं इंडो ग्रीक, शक और कुषाण। तो हम लोग उपमहाद्वीप में स्थित राजवंश में से शुंग वंश को पिछले अध्याय में पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। और आज हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन। तो चलिए शुरू करते हैं। सातवाहन। उपलब्ध सीमित साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि शुंगों ने अपने पड़ोसी प्रदेशों से अनेक युद्ध किए। संभवतः इनमें सातवाहन भी सम्मिलित थे, जिन्होंने दूसरे शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से दक्षिण में दक्कन के विस्तृत भूभाग पर शासन किया। यहाँ पे कह रहा है कि जो उपलब्ध हमारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे यह प्रतीत होता है कि जो पिछले अध्याय में हम लोगों ने शुंग वंश को पढ़ा, उन्होंने उस वंश ने अपने क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों से, यानी कि पड़ोसी प्रदेशों में जो शासन कर रहे थे या उनका जो पड़ोसी प्रदेश थे, और उनके वंशजों से, या कहिए कि पड़ोसी प्रदेशों के जो शासक थे उनसे युद्ध किया शुंग वंशों ने, शुंग वंश के शासकों ने। और साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि इन युद्धों में से एक सातवाहन भी सम्मिलित थे, यानी कि शुंगों ने सातवाहन वंश से भी युद्ध किया था, जो शुंग वंश के पड़ोसी शासक थे। या एक तरह से कहिए कि साक्ष्यों से यह भी पता चलता है, या शुंग वंश के युद्ध जो किया था सातवाहन से भी किया था, तो इससे यह पता चलता है कि सातवाहन वंश भी है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रदेश उस समय था। और ये जो सातवाहन वंश थे, ये दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से दक्षिण भाग, भारतीय उपमहाद्वीप का जो दक्षिण भाग है, दक्कन का भाग, वहाँ तक इनका जो है शासन विस्तृत था, या कहिए कि विस्तार था इनके शासन का। यानी कि सातवाहन का जो शासन क्षेत्र था वो दक्षिण में दक्कन के विस्तृत भूभाग पर शासन किया था। शुंग साम्राज्य के दक्षिण में स्थित इस शक्तिशाली वंश को कभी कभी आंध्र के रूप में भी जाना जाता था। और ये जो शक्तिशाली सातवाहन का जो वंश था वो शुंग वंश के दक्षिण में स्थित था, और इस वंश को कभी कभी आंध्र के रूप में भी जाना जाता है। सातवाहन एक शक्तिशाली राजवंश था और उसका साम्राज्य मुख्यतः वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है तथा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहाँ तक फैला था। भिन्न भिन्न समय पर इसकी राजधानी अनेक स्थानों पर रही, जिसमें अमरावती और प्रतिष्ठान विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। सातवाहन का जो राजधानी अलग अलग स्थानों में थी, जिसमें कि प्रसिद्ध कौन से हैं? अमरावती और प्रतिष्ठान। ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य बहुत फला फूला। और साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन का जो साम्राज्य था वो व्यापार से काफ़ी बहुत फला फूला था, यानी कि समृद्ध व्यापार वहाँ पे था एक तरह से। सातवाहन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक, अर्थात पश्चिम एवं पूर्वी समुद्री तटों से प्राप्त हुए हैं। सातवाहन के शासक जो सिक्के जारी किए थे वो सिक्के कहाँ से मिलते हैं? गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ तक मिलते हैं इनके सिक्के।
अर्थात एक तरह से कहिए कि पश्चिमी और पूर्वी समुद्री जो तट है वहाँ से इनके द्वारा जारी किए गए सिक्के प्राप्त किए गए हैं। वास्तव में अनेक सिक्कों पर जहाज़ के चित्र अंकित हैं जो यह दर्शाते हैं कि समुद्री व्यापार तत्कालीन आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। और इस सिक्कों में, जैसा कि इस चित्र में दिया गया है, इस सिक्कों में समुद्री व्यापार का इस सिक्कों में जहाज़ का चित्र अंकित है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, समुद्री जहाज़। और इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पे समुद्री व्यापार का आर्थिक जीवन भी था, यानी कि समुद्री व्यापार तत्कालीन आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। यहाँ पे समुद्री व्यापार भी किए जाते थे, ऐसा इन सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। यहाँ दिए गए सिक्के पर दर्शाए गए जहाज़ की बनावट से पता चलता है कि जहाज़ निर्माण और नौ परिवहन की तकनीक अत्यधिक उन्नत थी। और यहाँ पे दिए गए जो जहाज़ का जो चित्र है उससे यह पता चलता है कि इसका जो तकनीक था जहाज़ बनाने का और नौ परिवहन का, यानी कि नाव से यातायात आवागमन का, ये बहुत ही उन्नत किस्म की थी। कृष्णा गोदावरी नदी घाटियों में कृषि फल फूल रही थी, जिसने राज्य को आर्थिक स्थिरता प्रदान की। और उस वंश के क्षेत्र में जो कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी था, उसमें जो कृषि था वो फल फूल रही थी, यानी कि कृषि बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही थी उस समय, सातवाहन वंश के समय। और इसी कृषि के वजह से वहाँ का जो आर्थिक स्थिरता है वो प्राप्त किया, यानी कि आर्थिक स्थिति वहाँ की ठीक हुई। सातवाहनों के पास सक्रिय व्यापार तंत्र था जो रोमन साम्राज्य तक विस्तृत था। सातवाहन के पास व्यापार का सक्रिय तंत्र, यानी कि व्यापार वहाँ बहुत अच्छा से, एक तरह से कहिए कि चल रहा था, एक तंत्र विकसित हो चुका था। और इसका जो विस्तार था वो रोमन साम्राज्य तक था, इन व्यापारों का विस्तार। इस व्यापारिक गतिविधि में मसालों, वस्त्रों, चंदन और विलासिता की वस्तुएं जैसे स्वर्णाभूषित मोती, हाथी दांत इत्यादि का व्यापार होता था, जबकि कांच और सुगंधित मलहम जैसे उत्पादों का आयात और निर्यात भी किया जाता था। और इस व्यापार में इस व्यापारिक गतिविधि में क्या क्या होता था? मसालों, वस्त्रों यानी कि कपड़ों, चंदन और विलासिता के वस्तुएं, यानी विलासिता की वस्तुएं जैसे कि स्वर्ण का आभूषण का मोती जो होता है, हाथी का जो दांत होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे व्यापार में गतिविधि शामिल था। इन सारी वस्तुओं को बेचा जाता था और ख़रीदा जाता था, एक तरह से कहिए तो। और इस वंश के समय कांच और सुगंधित जो मलहम है, इन जैसे उत्पादों का आयात किया जाता था, यानी कि इंपोर्ट किया जाता था उस समय। व्यापार पर लगने वाले कर एवं शुल्क राज्य की आय में वृद्धि करते थे। और व्यापार पर उस समय टैक्स लगाया जाता था, जिससे राजस्व में वृद्धि होती थी और राज्य में आय की जो वृद्धि होती थी, जो फंड होता था वो अधिक होता था, और सरकार या कहिए कि उस राज्य के आय में वृद्धि होती थी। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण राजनीतिक स्थिरता ने साहित्य, कला और संस्कृति के विकास को बल प्रदान किया। इसमें सातवाहनों का योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा। और इस तरह का जो समृद्धि था उस राज्य का, और दूसरे वंशों के अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण जो राजनीतिक स्थिरता था उस वंश का, शांतिपूर्ण राजनीतिक स्थिरता यानी कि युद्ध वगैरह बहुत कम उस समय हुए थे। और इस चीज़ ने साहित्य और कला और संस्कृति जैसे जो चीज़ें थी उस पर बल दिया इस वंश ने। और इसी कारण से सातवाहनों का योगदान बहुत ही उल्लेखनीय है इन सारी चीज़ों में, जैसे कि सातवाहन साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सातवाहन काल में जनजीवन का हाल कैसा था। सातवाहन काल में जनजीवन। सातवाहन परंपरा के अनुसार राजकुमारों के नाम प्रायः उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम उनकी माता गौतमी बलश्री के नाम पर रखा गया था। सातवाहन के जनजीवन के बारे में अगर हम लोग देखें तो उसमें सातवाहन के समय एक परंपरा थी कि वहाँ के जो राजकुमार थे उनका नाम अक्सर उनके माता के नाम पर रखा जाता था। और उसका एक उदाहरण है गौतमी पुत्र सातकर्णी।
सातकर्णी जो थे वो गौतम के पुत्र थे, गौतम बलश्री के पुत्र थे, और उनके नाम से ही उनका पूरा नाम हो जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। और गौतमी बलश्री जो थी वो एक शक्तिशाली रानी थी उस समय की, जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान दी और नासिक में एक महत्वपूर्ण शिलालेख उत्कीर्ण करवाया, जो राज्य में उनके प्रभाव को दर्शाता है। एक अन्य प्रमुख अभिलेख पुणे के निकट स्थित नाने घाट की गुफाओं में महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। चित्र 6.9 में यह एक सातवाहन विधवा रानी पर केंद्रित है, जिन्होंने उल्लेखनीय रूप से अश्वमेध यज्ञ सहित अनेक वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए। 6.9 में चित्र में दर्शाया गया है, जो कि आइए देखते हैं 6.9 चित्र, ये चित्र है। इसमें दर्शाया गया एक सातवाहन की विधवा रानी जो है उस पर केंद्रित है वो चित्र, जिन्होंने उल्लेखनीय रूप से अश्वमेध यज्ञ कराया था और उससे संबंधित वैदिक का जो अनुष्ठान है बहुत सारे वो संपन्न किए थे उस रानी ने। अभिलेख में हमें इंद्र, चंद्र और सूर्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, और उस अभिलेख में हमें इंद्र, चंद्र और सूर्य जैसे जो देवता हैं, वैदिक देवता, उनका उल्लेख मिलता है। हमें सिक्के एवं अन्य वस्तुएं सम्मिलित थी। हमें रानी द्वारा दिए गए दान की भी सूची मिलती है, जिनमें भूमि, गायें, घोड़े, हाथी, चांदी के सिक्के एवं अन्य वस्तुएं सम्मिलित थी। और उस अभिलेख में हमें यह भी मिलता है कि रानी जो है वो क्या क्या दान दी है, उसका सूची है। जैसे कि उन्होंने दान दिया है भूमि, गायें, घोड़े, हाथी, चांदी, सिक्के एवं जो अन्य वस्तुएं हैं, उन सारी चीज़ों को रानी द्वारा दान दिए गए हैं। ये चीज़ उस अभिलेख में मिलते हैं। जो पुरोहितों, और ये दान किसको दिया है? पुरोहितों को, अतिथियों को, कर्मकारों को, विद्वानों एवं भिक्षुओं को। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और जिस अभिलेख के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो अभिलेख किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और इनमें कुछ अंक, संख्याओं के प्रतीक हैं भी मिलते हैं, जिनका स्वरूप आज के अंकों से मिलता जुलता है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। इस बात का साक्ष्य है कि आधुनिक अंकों की उत्पत्ति भारत में हुई, और उसमें कुछ अंकों का भी चित्र दर्शाया गया है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10। और इन चित्रों से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें आभास होता है, जानकारी मिलता है कि आधुनिक का जो अंक का उत्पत्ति हुआ है वो भारत में ही हुआ है। इस बात का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। सातवाहन वासुदेव कृष्ण का ही एक नाम है कि उपासक थे, और सातवाहन जो थे वो भगवान कृष्ण के उपासक थे, जिसे वासुदेव कहते हैं। यद्यपि उन्होंने अन्य दर्शन पद्धतियों का भी संरक्षण किया जो उनके शासनकाल में समृद्ध हुई, और सातवाहन काल के शासनकाल में जो भी अन्य संस्कृतियां या अन्य दर्शन समृद्ध हुए, सातवाहन के वंशों ने, उनके शासकों ने उनका भी संरक्षण किया। उदाहरण के लिए सातवाहन नरेशों ने प्रायः वैदिक विद्वानों, जैन मुनियों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त कृषि भूमि प्रदान की, जिससे वे अपने अध्ययन और साधना में संलग्न रह सकते हैं। और एक उदाहरण भी दिया गया है कि सातवाहन जो राजा थे वो वैदिक के विद्वान जो थे, जैन मुनि थे, बौद्ध भिक्षु भी जो थे, उनको कृषि भूमि प्रदान किया था कर मुक्त, बिना टैक्स का, ताकि वो अपना अध्ययन जारी रख सकें और साधना में संलग्न रह सकें। तीसरी शताब्दी सामान्य सम्मत में सातवाहन साम्राज्य छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विखंडित हो गए। इसके विघटन के कई कारण रहे। इनमें सबसे प्रमुख था केंद्रीय शासन की दुर्बलता और धीरे धीरे होता हुआ आर्थिक पतन। इससे क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी सत्ता स्थापित करने या पुनः प्रतिष्ठित करने का अवसर मिला और नए नए राज्यों का उदय हुआ। और
बात है तीसरी शताब्दी सामान्य संवत में। तीसरी शताब्दी सामान्य संवत में सातवाहन का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे स्वतंत्र जो राज्य थे उसमें विखंडित हो गए और विघटन हो गए। विघटन का कारण क्या था? कारण था, इनमें से प्रमुख कारण यह था कि केंद्रीय जो शासन थे वो कमज़ोर हो गए थे और उनका धीरे धीरे आर्थिक पतन हो गया था। और इस कारण से वहाँ के जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो अपना सत्ता स्थापित करने लगी और वो अलग नए नए राज्यों में बट गए और उनका अलग अलग राज्यों में उदय हुआ। चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छेदियों का आगमन। तब तक के लिए धन्यवाद।